नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही खास विधानसभा सीट औरैया के राजनीतिक समीकरणों को गहराई से समझेंगे। ये सिर्फ हार जीत के आंकड़ों का विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये वहां की जमीन, वहां के लोगों की उम्मीदों और उनकी जरूरतों की कहानी है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। औरैया पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मिट्टी में रचा बसा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एक निर्वाचन क्षेत्र। अब इसका आरक्षित होना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये यहाँ की राजनीति की आत्मा है, उसका केंद्र बिंदु है। यहीं से तय होता है कि सत्ता की हवा किस ओर बहेगी, क्योंकि यहाँ मुद्दे, लोग और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी ही राजनीति की दिशा तय करती है। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले औरैया के सियासी रण क्षेत्र को समझेंगे, फिर आंकड़ों की दुनिया में उतरेंगे, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। हम देखेंगे कि पिछले चुनावों की गूंज आज क्या कहती है और इस सीट को स्विंग सीट आखिर क्यों कहा जाता है। हम एक चैलेंजर की ताकत और कमजोरियों को भी परखेंगे और आखिर में एक ऐसा रास्ता देखेंगे जो सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं, बल्कि सही मायने में शासन करने का ब्लूप्रिंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, औरैया का राजनीतिक रणक्षेत्र। देखिए, किसी भी चुनाव के नतीजों को समझने से पहले उस जमीन की नब्ज को पकड़ना बेहद जरूरी होता है जहां वो चुनाव लड़ा जा रहा है। औरैया में राजनीति की दो धुरी हैं। एक तरफ तो वो मुद्दे हैं जो हर किसी को रोज छूते हैं, जैसे गांव की सड़कें ठीक हैं या नहीं, बिजली आती जाती तो नहीं रहती, बच्चों के स्कूल का क्या हाल है, एकदम सीधे जमीनी सवाल। और फिर दूसरी तरफ है जाति का वो जटिल ताना बाना। अब वोटर का मन इन्हीं दो पाटों के बीच रहता है, उसकी रोजमर्रा की जरूरतें और उसका सामाजिक समीकरण। जो नेता इन दोनों धागों को एक साथ पकड़कर चल पाता है, समझिए बाजी उसी के हाथ लगती है। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो इस कहानी को एक नई शक्ल देते हैं। 2022 के चुनाव के नंबर हमें साफ साफ बताएंगे कि हवा का रुख किस तरफ था, और सबसे जरूरी बात, क्यों था। 2022 में औरैया की वोटर लिस्ट पर एक नजर डालिए। 3,32,885 मतदाता। ये संख्या हमें बताती है कि ये एक ऐसा मैदान है जहां हर एक वोटर तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहां जीत के लिए एक मजबूत जमीनी संगठन चाहिए ही चाहिए। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। वोटिंग हुई सिर्फ 58.8%। और ये आंकड़ा आप देखिए पिछले कई चुनावों से लगभग एक जैसा ही रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ जीत सिर्फ अपने वोटरों को घर से निकालकर बूथ तक ले आने से नहीं मिलती। यहाँ जीतने के लिए उन खामोश वोटरों को अपनी तरफ खींचना पड़ता है जो शायद आखिरी दिन तक मन नहीं बना पाते। और ये है वो नंबर जिस पर सब कुछ टिका है, 22,447। ये 2022 में हार और जीत के बीच का फासला था। किसी भी चैलेंजर के लिए यही वो पहाड़ है जिस पर चढ़ना है, यही वो पहेली है जिसे सुलझाना है। ये टेबल 2022 की पूरी तस्वीर साफ कर देती है। बीजेपी के उम्मीदवार जे कठेरिया को 45% से ज्यादा वोट मिले, जबकि एसपी के जे दोहरे 33.81% पर रह गए। हाँ, ये कोई एक तरफा जीत नहीं थी, लेकिन ये एक निर्णायक जीत जरूर थी। और यही वोट शेयर आज औरैया की राजनीतिक जमीन की हकीकत है। लेकिन देखिए, सियासत कभी भी सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं होती। ये तो एक लंबा सिलसिला है। तो चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और औरैया के इतिहास में छिपे हुए पैटर्न को पहचानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि औरैया का इतिहास बताता है कि यहाँ सत्ता का एक चक्र घूमता है। इस टाइमलाइन पे एक नजर डालिए। 1993 समाजवादी पार्टी, 2002 और 2007 बहुजन समाज पार्टी, 2012 में फिर सपा की वापसी, और फिर 2017 और 2022 भारतीय जनता पार्टी। ये क्या दिखाता है? ये साफ दिखाता है कि इस सीट पर किसी भी एक पार्टी की पकड़ हमेशा के लिए नहीं रही है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है। ये चार्ट उस क्यों का जवाब देने में हमारी मदद करता है। पार्टियों के वोट शेयर में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखिए। जहां 1993 में सपा लगभग 48% वोट के साथ अपने शिखर पर थी, वहीं 2017 में वो सिर्फ 21% पर सिमट गई। दूसरी तरफ बीजेपी ने 2017 के बाद से लगातार 45% के आसपास अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इससे पता चलता है कि यहाँ की राजनीतिक जमीन कितनी चंचल है। तो अब हम इन आंकड़ों के पीछे छिपे क्यों को और गहराई से समझेंगे। वो कौन से सामाजिक और व्यवस्था से जुड़े कारण हैं जो औरैया को एक स्विंग सीट बनाते हैं, एक ऐसी सीट जहां हवा का रुख कभी भी बदल सकता है। इस सीट की चाबी इसके सामाजिक ताने बाने में छिपी है। यहाँ अनुसूचित जाति, खासकर पारसी समुदाय की एक बड़ी आबादी है।
उनके साथी यादव, लोध जैसे ओबीसी समूह और ब्राह्मण भी एक निर्णायक भूमिका में हैं। अगर सीधे शब्दों में कहें तो जो पार्टी दलित और ओबीसी वोटों का एक कामयाब समीकरण बना लेती है, जीत का सेहरा अक्सर उसी के सर बनता है। तो इसी को कहते हैं स्विंग सीट, एक ऐसा चुनावी मैदान जहां लड़ाई हमेशा कांटे की होती है और ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं कह सकता। औरैया का मिजाज कुछ ऐसा ही है। और देखिए, जब मुकाबला इतना कड़ा हो, हर एक वोट कीमती हो, तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि जो भी सार्वजनिक चर्चा हो वो गरिमा के दायरे में हो, जिम्मेदारी के साथ हो। यही तो हमारे संवैधानिक मूल्यों की बुनियाद है। अच्छा, अब तक हमने विश्लेषण किया, अब बात करते हैं रणनीति की। समाजवादी पार्टी, जो यहाँ मुख्य विपक्षी दल है, उसके लिए मौजूदा स्थिति क्या है, उसकी ताकत क्या है और वो कौन सी रणनीतिक खामियां हैं जिनसे उसे बचना होगा। ये एक चैलेंजर की दुविधा की कहानी है। एक तरफ सपा के पास दलितों और पिछड़ों के बीच एक मजबूत आधार है, एक युवा चेहरे का फायदा है, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता से बाहर होने का नुकसान और बीजेपी की विशाल चुनावी मशीनरी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, मौके हैं, जैसे सरकार के खिलाफ पनपता असंतोष, लेकिन खतरे भी कम नहीं हैं, जैसे जातियों का बीजेपी की तरफ होता झुकाव। यहीं पर एक चैलेंजर की असली परीक्षा होती है। क्या वो हार के बाद बिखरे हुए अपने संगठन को फिर से खड़ा कर सकता है? क्या वो अपनी पुरानी छवि से बाहर निकल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो अपनी अंदरूनी कमजोरियों से उभरकर सत्ताधारी दल की ताकतों का मुकाबला करने के लिए तैयार है? अब इस पूरी बातचीत का सबसे अहम हिस्सा, विश्लेषण से एक्शन तक का सफर। सिर्फ समस्याओं की बात नहीं, बल्कि समाधान का एक खाका, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो किसी भी चैलेंजर को मतदाताओं से दोबारा जुड़ने और एक मजबूत अभियान खड़ा करने का रास्ता दिखा सकता है। इस ब्लूप्रिंट का जो मूल मंत्र है वो है हर वोटर एक सपना। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक सोच होनी चाहिए, एक वादा होना चाहिए। एक वादा की राजनीति बड़ी बड़ी विचारधाराओं की लड़ाई से निकलकर हर घर के छोटे छोटे सपनों, उनकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देगी। विश्वास को दोबारा हासिल करने के लिए ये 90 दिनों की एक सीढ़ी है। पहले 30 दिन नींव बनाने के हैं। घर घर जाइए, लोगों से मिलिए, हर गांव में अपनी कमेटियां बनाइए। अगले 30 दिन अपनी आवाज को बुलंद करने के हैं। छोटी छोटी सभाएं कीजिए, लोगों की शिकायतों का एक चार्टर जारी कीजिए। और आखिरी 30 दिन जमीन पर उतरकर काम करने के, मुद्दों पर अभियान चलाने के और अपनी पहुंच को हर दरवाजे तक ले जाने के हैं। और इस पूरे अभियान के कुछ मुख्य स्तंभ हैं। एक स्थायी दफ्तर खोलकर और नियमित बैठकें करके स्थानीय विश्वास को फिर से बनाना, जातियों के समीकरण और अपनी पिछली सफलताओं को ध्यान में रखकर सही संदेश लोगों तक पहुंचाना, गैर बीजेपी वोटों को बिखरने से रोकने के लिए सही गठबंधन करना, स्थानीय भाषा में एक मजबूत डिजिटल अभियान चलाना और सबसे अहम, अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को डेटा के जरिए मजबूत बनाना, उन्हें सही दिशा दिखाना। लेकिन हाँ, यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, जब हम डेटा की बात करते हैं तो भारत के डीपीडीपी कानून का सम्मान करना सर्वोपरि है। इसका मतलब है किसी भी वोटर की निजी जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ उनकी सहमति से और बताए गए काम के लिए ही किया जा सकता है। भरोसा इसी से बनता है। तो हम इस एक सवाल के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। औरैया जैसी एक बेलवेदर सीट पर जीत क्या राष्ट्रीय लहरों पर सवार होकर मिलती है, या फिर जीत एक एक गांव, एक एक घर जाकर लोगों की सबसे गहरी, सबसे स्थानीय शिकायतों को सुनकर और उन्हें दूर करके हासिल की जाती है? इस सवाल का जवाब ही शायद आने वाली राजनीति की दिशा तय करेगा। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose Beyond Politics.